नमस्कार। उपभोक्ता मंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में। जब हम बात करते हैं उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, तो जैसा हम सब जानते हैं, इसके लिए एक दिन भी दिया गया है जो कि हर वर्ष हम मनाते हैं 24 दिसंबर को, जिसको बोला गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये दिन हम क्यों मनाते हैं और उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई बहुत रोचक जानकारी, जी हाँ, आज हम आपके बीच में यही लेकर के आए हैं। सो इस चर्चा में हमारे साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बीच में पैनल में अशोक कुमार शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रजिस्ट्रार हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के, और साथ ही साथ में हमारे जो दूसरे पैनल में एक्सपर्ट हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आप हैं देवेंद्र मोहन माथुर जी, आप एक्स प्रेसिडेंट हैं स्टेट बार एसोसिएशन कंज्यूमर कोर्ट के, और आप एक बहुत सीनियर अधिवक्ता भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में, तो हमेशा ये बोला जाता है या माना जाता है कि जो कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है वो भगवान है। ऐसा बिजनेस में बोला जाता है या फिर ऐसा हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी राइट्स को लेकर के कुछ शायद डिस्प्यूट्स होते हैं, या फिर ये देखा गया है कि कभी एमआरपी से ज़्यादा का सामान उनको देना, या उनको एक्सपायर सामान को उनसे क्रय विक्रय करना। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये आता है कि ये जो दिन हम हर साल बनाते हैं 24 तारीख को, ये क्यों मनाते हैं, क्यों ये मनाया जाता है, और इससे क्या बेनिफिट होता है एक आम आदमी को? ये जो उपभोक्ता दिवस हम मना रहे हैं जी, ये इसलिए मनाते हैं कि इस दिन उपभोक्ताओं के जो अधिकार थे उनके संरक्षण के लिए कानून लागू हुआ था 24 दिसंबर को। जी, इसलिए ये मनाया जाता है। जी, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि पहले प्राचीन काल से ही उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के संबंध चले आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। इनमें पहले नैतिकता के आधार पर यह माना जाता था जी, कि विक्रेता अपने जो ग्राहक है उसके प्रति लॉयल रहेगा, ये नैतिकता के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे लोभ के कारण, अधिक लाभ कमाने के कारण विवाद उत्पन्न होते चले गए। जी, इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। जब उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने की बात आई तो इसके लिए एक प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जहाँ पे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब आपसी वार्ता से या किसी अन्य मंच पर ये निपटारा नहीं हो पाता, तो ये विवाद एक फोरम पर आता है जिसे उपभोक्ता आयोग कहते हैं। जी, ये जिला स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है, और राष्ट्रीय स्तर पे भी है। तीनों जगह ये है जहां उपभोक्ता और विक्रेता के बीच के विवाद होते हैं। उनको निपटाने के लिए इन मंचों में जो उपभोक्ता है वो परिवाद दायर कर सकता है। देन कोर्ट उसमें एक प्रक्रिया अपनाकर शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें न्याय प्रदान करती है। सो कोर्ट न्याय प्रदान करती है और कोर्ट उसी के लिए होता भी है। इसके अलावा अशोक जी, जैसे हम जानते हैं, अभी मैंने अपने व्यूअर्स को भी बताया कि राष्ट्रीय अगर हम बात करें ये दिवस को, तो 24 तारीख को मनाया जाता है। जी जी। उपभोक्ता दिवस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी मनाया जाता है, जी, और जिसको बिल्कुल, 15 बिल्कुल, मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी उस दिवस की 15 मार्च की, वो थी फेयर डिजिटल फाइनेंस को लेकर के। जी। तो ऐसे ही 24 तारीख के जब हम राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं तो हर साल थीम होती है। तो इस बारे में बताइए कि इस साल की थीम क्या है, या आगे आने वाले समय में हम किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक चीज़ ये है कि प्रभावी रूप से इसका निस्तारण किया जाए प्रकरणों का। जी। तो इसलिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेज इन कंज्यूमर कमीशन। कंज्यूमर कमीशन में, उपभोक्ता आयोग में केसों का प्रभावी रूप से निस्तारण करना, और इसके लिए एक अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है जिसमें कि अधिक से अधिक जो पुराने केस हो जाते हैं उनको शीघ्र निपटाने का, और अधिक से अधिक लोगों को राजीनामे के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा प्रकरणों को निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए इस वर्ष जो थीम रखी गई है वो इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेज इन कंज्यूमर कमीशन रखी गई है। तो देवेंद्र जी, ये तो समझ में आ गया कि आने वाली जो साल है उसमें थीम क्या रहेगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो बहुत सारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। जी। उपभोक्ता कौन है, किसे आप उपभोक्ता कहते हैं? देखिए, जो कंज्यूम करेगा और कंसिडरेशन पैसा खर्च करेगा वो उसका कंज्यूमर हो जाता है। जी। और उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक दी गई है। बेनिफिशियरी को भी कंज्यूमर माना,
बिजली का बिल हेड ऑफ द फैमिली के नाम से आता है, लेकिन उसके बच्चे भी इसकी बेनिफिशियरी हैं, हम उपयोगकर्ता भी कंज्यूमर हैं उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉमिस टू पे, अगर वो भविष्य में देने का वादा भी करता है तो भी कंज्यूमर है। पैसा देना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन वादा कर दिया चीज़ आ जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, या ऑनलाइन मैंने मंगा ली है, डिलीवरी का वादा हो गया, उसके बाद भी हम कंज्यूमर की परिभाषा में आते हैं। लेकिन कंज्यूमर की परिभाषा में व्यापक अधिकार भी दिए गए हैं कि कंज्यूमर होने के साथ साथ उसको उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और वस्तुएं दोनों मिलने की सुनिश्चितता करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया। यद्यपि हम और कंट्री से पीछे, लेकिन इतिहास में अगर हम जाएंगे तो हम आचार्य के काल में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी जहां उपभोक्ता का संरक्षण हुआ करता था। जिसका उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको कि जो आज भी दूध वाला दूध देने हमारे यहाँ गाँवों से आता है जी, वो दूध नापने के बाद एडिशनल दूध देता है। ये उस समय की परंपराएं थी कि कंज्यूमर को नेट दूध मिले, के ऊपर जो झाग आ जाते हैं उसको करने, उस समय भी व्यवस्था थी। क्योंकि आज उपभोक्तावाद हो गया, इंडस्ट्रियां बढ़ गई, लालच बढ़ गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बढ़ गई, तो उस चक्कर में आम आदमी कंज्यूमर को सुरक्षित करने के लिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। और उसके लाने से आज सबसे बड़ी फायदा कुछ हुआ ना हुआ, आज मोनोपोली जितनी सेवाएं हैं जी, जिस पर हम कहते हैं भाई एकाधिकार है, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे बिजली हो चाहे रेलवे हो, उन सब पर भी एक स्टैंडर्डाइजेशन कायम हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात अशोक जी और देवेंद्र जी आपने बताई। और उपभोक्ता संरक्षण अगर कानून के बारे में बात करें तो ये संरक्षण तो करता है जैसे आपने बताया, बल्कि साथ ही साथ जैसे आपने भी बताया, हम सबको जानना ज़रूरी है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, डिवीजन में हो, उसके लिए कानून बनाया गया। अशोक जी, कानून बन गया उपभोक्ता संरक्षण का, लेकिन हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। जैसे अभी देवेंद्र जी ने बताया, वस्तुएं तो शामिल, आम आदमी ये जानता है कि इसमें वस्तुएं शामिल होती हैं, लेकिन इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। जैसे परिवहन सेवा, बैंक सेवा, बीमा सेवा, निर्माण कार्य सेवा, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। इवन ये जो लॉजिंग बोर्डिंग आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में, लॉजिंग बोर्डिंग वाला कंसेप्ट है, वो सभी सेवाएं किसी भी रूप में सेवा हो वो उपभोक्ता संरक्षण में शामिल होती हैं। उनमें किसी प्रकार की त्रुटि होना या पर्याप्त सेवाएं ना देना, इवन कोई इस तरह का दुष्प्रचार करना जो वास्तविकता से मेल ना खाता हो, वो सब भी उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून में प्रावधानित है। अच्छा देवेंद्र जी, ये 1988 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद में बताया गया कि 2 बार शायद इसमें संशोधन भी किया गया है। अगर हम संशोधन को ना देखें, लेकिन हम माननीय उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो इसमें, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा इस संरक्षण बिल को लेकर के या इस कानून को लेकर के कुछ ऐसे निर्णय हैं जो बहुत अच्छे रहे, उच्चतम रहे और जिनका लाभ आम आदमी को मिल सके। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में उच्चतम न्यायालय ने सदैव साथ दिया है जी। करीब 180 से ऊपर जजमेंट आ चुके हैं और वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। और लैंडमार्क जजमेंट का मतलब उन्होंने ऑटोनोमस बॉडीज को भी देखा, स्टैट्यूटरी लॉ के फंक्शंस को भी देखा, और उन्होंने बहुत सारे जजमेंट हमारे ऐसे दिए, चाहे वो रेलवे प्रशासन का हो कि रेलवे के अनऑथोराइज डिब्बे में कोई चोरी हो जाएगी जी, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर को रेलवे प्रशासन जिम्मेदार होगा। ऐसी कई जिम्मेदारियां उन्होंने तय की जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट ऐसे दिए जो कंज्यूमर के लिए ऐतिहासिक थे, और अब उससे लॉ बहुत अच्छा एलोबरेट हो गया। और एक सवाल जो उठता था बार बार में, ये कंज्यूमर कोर्ट के मिड में आता है कि नहीं आता, वो चीज़ें क्लियरिटी होती जा रही है। और आज भी इंश्योरेंस के केसेस, मेडिकल के केसेस, मेडिक्लेम के केसेस आज सब सेटल है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि कंज्यूमर की परिभाषा को परिभाषित करने में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सहयोग दिया। तो परिभाषा को जो परिभाषा है उसको भी सिर्फ सरल नहीं बनाया गया है, बल्कि आपके लिए समय दर समय उसमें अमेंड भी किया गया है, क्योंकि समय दर समय हमें ये पता चला कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और चेंजेस करने के बाद में, जैसे कि अभी बताया देवेंद्र जी ने, माननीय उच्चतम न्यायालय आपके लिए हमेशा उसके लिए सर्वोपरि रही है। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, हम अभी बहुत रिसेंट तो नहीं, कुछ टाइम हो गया है, GST भी आया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि हम ये मानते हैं या तो हम गुड्स में डील कर रहे होते हैं या फिर हम
सर्विसेज में डील कर रहे होते हैं। तो इस कानून में जब सेवाओं के बारे में हम बात करें तो आम आदमी ज़रूर जानना चाहेगा कि सेवाओं का अर्थ क्या है। सेवा का अर्थ है किसी भी रूप में, वस्तु के रूप में नहीं होकर किसी भी सेवा के रूप में, कार्य के रूप में, हाँ। जिसके बदले में वो भुगतान प्राप्त कर रहा है कार्य देने वाला। जैसे कि हम किसी चिकित्सालय में इलाज कराने जा रहे हैं, निजी चिकित्सालय में, हाँ। बदले में हम पे कर रहे हैं, तो ये भी एक सेवा हो गई। या फिर शिक्षक की कह शिक्षक, सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा, हम शिक्षा संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम पे कर रहे हैं, वो सेवा हो गई। और इसके लिए मैं एक बात और बता दूं कि हाँ। एक गलतफहमी रहती है कि ये पेमेंट किसी और ने किया। हाँ। अगर किसी के रूप में, मान लो मैंने एक्स आदमी को गिफ्ट किया, कोई सर्विसेज गिफ्ट की, तो वो एक्स आदमी भी उतना ही, वो यूज़र है तो वो उतना ही अधिकार रखता है अपनी सेवा सही चाहने का और उस अपने अधिकार को संरक्षित रखने का। तो इसलिए सभी फील्ड, लगभग अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी फील्ड को, जो भी सेवा से संबंधित हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया है। अगर कानूनी भाषा में बात करें देवेंद्र जी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में सेवाओं का अलग से सेक्शन बनाया गया जी 21O में, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सेवाओं का मतलब है सेवाएं मैं ही कंज्यूम कर सकता हूँ। हाँ। आई कांट रीसेल, मैं उसको दोबारा बेच नहीं सकता। जैसे मैंने बैंक, बीमा, परिवहन की सेवा, हवाई जहाज की सेवा, ये सब सेवाओं में आ जाएगी। हाँ। जहाँ तक सवाल अभी एजुकेशन से का सवाल था, शिक्षा का, हाँ। शिक्षा को भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट से भी बाहर रखा गया है। अच्छा। और साथ में वो सेवाएं भी हटा दी गई हैं जो कॉमर्शियल हैं, वाणिज्यिक उद्देश्य से ली गई हैं, उसको कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट से बाहर रखा गया है। लेकिन बिजली की सेवाएं जैसे, तो बिजली की सेवाएं मैं ही कंज्यूम कर सकता हूं, मैं उसको आगे रीसेल नहीं कर रहा हूं। तो कमर्शियल पर्पस की ली गई सेवाओं को कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट से इसलिए बाहर किया गया कि आम उपभोक्ता के फैसलों में विलंब होता था, बड़ी कंपनियां आ जाती थी, फर्में आ जाती थी, तो कंज्यूमर को जो मिलने वाला लाभ था वंचित हो रहा था। इसलिए उन्होंने इस चीज को हटा दिया। अभी कमर्शियल पर्पज अगर होगा, चाहे बैंक की सेवाओं में भी अगर कमर्शियल पर्पज है, जी। कोई खाता है, बड़ा खाता है, लोन अकाउंट है, वो भी कंज्यूमर कोर्ट की एम्बिट में नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने व्यापार के उद्देश्य से ले रहा है। फर्म अगर कंज्यूमर कोर्ट के में आना चाहेगी तो नहीं आ पाएगी, लेकिन व्यक्ति की परिभाषा में जो जो लोग कवर होते हैं वो कंज्यूमर कोर्ट की एम्बिट में आ जाए। अच्छा देवेंद्र जी, ये बात तो समझ में आ गई कि कोर्ट के हिसाब से या फिर कानूनी जगह हम बात करें तो किस तरह से इसकी डेफिनेशन, और आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी परिभाषा को समझाया। तो एक आम आदमी के लिए तो ये कानून आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया कि सेवाओं में भी आता है, गुड्स में भी आता है। लेकिन जब हम बात करें बेनिफिशियरी की, इस कानून में बेनिफिशियरी की क्या भूमिका है, उनके लिए क्या लाभ है? देखिए, अमेंडमेंट के बाद ही कंज्यूमर कोर्ट को और व्यापक बनाने के लिए वर्ड जोड़ा गया था अवेल। अवेल यानी उपयोग करने वाला। आपकी सहमति से मैं कोई चीज काम में ले रहा हूँ, पैसे आपके लगे हुए हैं, मैं उपयोग करता हूँ आपकी सहमति से, तो मैं उसका बेनिफिशियरी कंज्यूमर हो गया। मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ बच्चों को, सभी लोगों को, कि बिजली का बिल हेड ऑफ द फैमिली के नाम से आता है, लेकिन बच्चे, उसकी परिवार, वो उसके हिताधिकारी है। इवन उत्तराधिकारी को भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में माना गया। अगर किसी के फादर ने LIC की पॉलिसी ले रखी, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके बच्चे, उनकी वाइफ, वो उसके बेनिफिशियरी कंज्यूमर है, उत्तराधिकारी है। तो उसको भी व्यापक दृष्टि से रखने के लिए उपयोग करता हो। और यहाँ तक भी दिया गया कि अगर एक कंप्लेंट, 100 कंप्लेनेंट हैं और एक अपोजिट पार्टी है, तो वो ज्वाइंट कंप्लेंट भी पेश कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। एक साथ 100 को 100 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक होना चाहिए और उसकी परिधि में, आर्थिक सीमा के क्षेत्राधिकार में अगर आता है तो हम उसको बेनिफिशियरी कंज्यूमर के रूप में भी देख सकते हैं। और ज्वाइंट कंप्लेंट भी मेंटेनेबल है। सब्जेक्ट टू क्या है कि परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के सामने ये फैसला जाएगा, कोर्ट अगर परमिट करता है तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी और आप उसको अवेल कर सकते हैं। अवेल एक बहुत अच्छा शब्द आपने बताया, तो इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप अवेल कर सकते हैं तो उसी श्रेणी में आप आते हैं, यानी आप उपभोक्ता हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बात तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ गई कि भाई बेनिफिशियरी के लिए क्या है या उपभोक्ताओं के लिए क्या है। लेकिन अगर अभी भी आपने बताया कानूनी व्यवस्था के अंदर भी, और आपने पहले भी बताया था कि परिवहन और बीमा को लेकर के अगर हम बात करें तो इस कानून के हिसाब से देखा जाए तो क्या क्या सुविधाएं हैं, किस किस तरीके से उसको अवेल किया जा सकता है? देखिए, बीमा का जहाँ तक सवाल है, बीमा हर आदमी करा रहा है और बीमा लगभग सभी लोग बीमा कराते हैं। और फिर तो अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ गई, तो उससे और बीमा की सेवाएं में अगर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम देने से मना किया जाता है,
उसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, या कोई भी आप अगर मेडिक्लेम भी है और आपको अगर किसी गलत ग्राउंड पे क्लेम को देने से मना कर दिया जाता है, आप कंज्यूमर कोर्ट में आके अपनी बात रख सकते हैं और परिवार पेश कर सकते हैं कि मेरा गलत ग्राउंड के ऊपर इन्होंने मेरा केस खारिज कर दिया, एक्सेप्शन में नहीं आता है, मैंने पूरी जानकारी दी थी। जनरली LIC में और इन बीमा क्लेमों में ये देखा जाता है कि प्रपोजल फॉर्म हम लोग नहीं भरते हैं, हमारा एजेंट भरता है। हम तो 3 जगह साइन कर देते हैं। हम बार बार लोगों से ये कहते हैं कि आप भैया फॉर्म खुद भरो, जितने कॉलम्स में उन्होंने जो सवाल जवाब आपको किए हैं आप उनको विधिवत रूप से पढ़ के फिर भरो कि क्या आपको बीमारी थी, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ था, कभी आपने मेडिकल सेवाएं ली थी, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, आप एल्कोहलिक हैं, या आप ये सब बातें अगर आप अपने फॉर्म भरेंगे, अपने फॉर्म की कॉपी अपने पास रखेंगे, तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे और आपका क्लेम रिपोर्टेड नहीं होगा। और बीमा को जितना हो सके लंबा चलाइए, क्योंकि अगर आप 1 साल पॉलिसी लेते हैं, अगले साल फिर खत्म कर देते हैं, फिर आपको उन पुरानी जितनी पॉलिसी होंगी बीमा होने के बाद तो आपको क्लेम लेने का अधिकार बन जाता है। लेकिन बीमा होने से पहले किसी प्रकार की कोई बीमारी अगर है भी तो उसे छुपाइए मत, प्रपोजल फॉर्म में रखिए, मेडिकल कराइए और विधिवत रूप से उनको संतुष्टि दीजिए कि मैंने कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं किया। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी प्रकार का कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट पाया जाता है, झूठ बोल के कोई बीमा लिया जाता है, अर्ली डेथ हो जाती है, अर्ली क्लेम आता है, तो बीमा कंपनी को पूरा अधिकार है कि वो आपका क्लेम रिपोर्टेड कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप सभी से वापस से रिट्रेट करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। तो झूठ ना बोलें, जब आप बीमा ले रहे हो तो अपनी चीज़ों को साफ करें। अगर आपको नहीं भी पता है तो आज के टाइम पे आप किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी या प्राइवेट में, आप जा कर के अपनी जांच करा सकते हैं और उस बीमा को लेने से पहले आपके हाथ में आपकी जांच होगी। अशोक जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, और मुझे पता है व्यूअर्स भी इसमें ज़रूर जानने में इंटरेस्टेड होंगे। आज के टाइम पे अगर हम देखे जाए 21st सेंचुरी चल रही है, डिजिटल एरा हम इसको कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ गई है। आप शायद मेरे सवाल को शायद समझ गए होंगे, इसलिए आप स्माइल कर रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त उपभोक्ता यानी कंज्यूमर किन किन चीज़ों का ध्यान रखे? देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा जो नई पीढ़ी जो उपयोग कर रही है वो ई-कॉमर्स का कर रही है। ई-कॉमर्स, ई मार्केट कह लो, ई प्लेटफॉर्म कह लो। जी, ई प्लेटफॉर्म के लिए पहले एक चीज़ मैं और आपको इससे पहले बताना चाहूँगा। पहले जो ई कॉमर्स था वो पुराने एक्ट में कवर नहीं हो पा रहा था, या वो अपना बचाव लेते थे कि हम तो सर्विस हमारा काम तो बीच में है। लेकिन नए एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया है कि नहीं, आप अगर प्लेटफॉर्म कॉमर्स के लिए अवेलेबल करा रहे हैं तो उपभोक्ता के लिए आप भी उतने ही लायबल हैं। और हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई खरीदारी करते हैं, कोई कार्य करते हैं, सेवा का उपयोग करते हैं, तो हम उस डिजिटल कंपनी को भी, उस प्लेटफॉर्म को भी पक्षकार बनाकर उससे भी, क्योंकि हमने उसको आधार बनाया है। हम आज सामान्य रूप से हम देखें तो हम एक ब्रांड देखते हैं, बल्कि सरकारी भी, अगर मैं बताना चाहूँ व्यूअर्स को, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट, ये बहुत अच्छा पोर्टल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंटर होते हैं उस ई मार्केट में। तो ई मार्केट में जब एंटर होते हैं तो हमारे लिए वो भी उतना ही उत्तरदायित्व, उसका दायित्व है कि वो अपने यहाँ कोई नकली ब्रांड नहीं आने दे, कोई इस तरह की जिसमें मिलावट हो, इस तरह की चीज़ें सेल नहीं होने दे। ये उसकी भी जिम्मेदारी है और वो उतना ही लायबल होता है। हमको ई मार्केटिंग में या ई कॉमर्स करते टाइम सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से देखें, जांच पड़ताल करें और तब उस पर हम समव्यवहार करें। लेकिन फिर भी अगर कोई बात होती है तो बिल्कुल ऐसे उपभोक्ताओं को पूरा संरक्षण नए अधिनियम में दिया गया है और वो अपने अधिकारों को इस कानून के तहत कोर्ट में लेकर आ सकते हैं। और अब यदि कमियां पाई गई तो उन पे उसको प्रतिकर भी मिलेगा और उन कमियों को दूर भी उपभोक्ता मंच करवाएगा, उपभोक्ता आयोग करवाएगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो जेम की मैं बात कर रहा था, ये गवर्नमेंट का ई मार्केट है और ये B2B के लिए है। बाकी उसके अलावा भी शॉपिंग काफ़ी ऑनलाइन होती है, तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप सतर्क हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। संक्षेप में देवेंद्र जी जानना चाहूँगा, ई मार्केट की तो बात हो गई, यानी ऑनलाइन की बात होगी। बाजार जाते वक्त जो हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं उसके क्या ख्याल? देखिए, बाजार जाते में अपेक्षाकृत अपने को सावधान रहना पड़ेगा। और मैंने कई आर्टिकल में भी लिखा है कि बाजार जाते समय 2 घंटे पहले जाएं जी, पर्याप्त समय निकालें। चयन का अधिकार आपको है जी, और एक एक चीज़ को देखने का अधिकार है, बार्गेन करने का आपको अधिकार है। MRP पे लाना कोई जरूरी नहीं है, आप स्टैंडर्डाइजेशन में मत जाइए, आप अपने
क्षमता के अनुसार बाजार, हर तरह के बाजार, हर क्वालिटी का बाजार मिलेगा आपको। लेकिन आप बाजार जाने में जल्दबाजी ना करें। और एक आर्टिकल लिखा था हमने कि कल भी होगा। आज अगर मैं बाजार चला गया तो कोई जरूरी नहीं कि मैं लेके आऊं। और हाँ। उस समय आप पर विज्ञापन हावी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी उच्च गुणवत्ता के आधार पर लाइए, क्योंकि विज्ञापन को गारंटी नहीं है कि वो चीज़ की गुणवत्ता है। लेकिन उस समय आदमी के दिमाग में, आंखों के सामने विज्ञापन दिखने लग जाता है तो वो समझता है कि ये चीज़ है। लेकिन कल भी होगा। आप बार्गेनिंग पावर बढ़ाइए, बाजार बदलिए और आराम से उस चीज़ को खरीद के लाइए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बात कहता हूँ सब लोगों को, कि हमारे घर में अन्न उत्पादक चीज़ें आ जाती हैं, अनुपयोगी चीज़ें आ जाती हैं, जिसका उपयोग अभी हाल फिलहाल नहीं होना। तो बाजार से कम जी। चीज़ खरीद के लाइए और अपने को सोच समझ के उपयोगिता के आधार पर ही सामान खरीदिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि जो भी आपका उपयोग होना है उस हिसाब से आप सामान खरीदें। और टच एंड फील, ये जो चीज़ है जिसके बारे में अभी देवेंद्र जी ने बताया, वो आप ज़रूर करें, विज्ञापनों के सिर्फ जाकर के उसमें ना करें। ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बातें करता जाऊं और ये जो रोचक जानकारियां हैं ना, ये हम लोग बस लेते जाएं, लेकिन समय कहीं ना कहीं हमें रोकता है। मैं जाते जाते अशोक सर पहले आपसे और फिर देवेंद्र जी आपसे, हमारी जनता के लिए क्या मैसेज है, ज़रूर जानना चाहेंगे। मैं जनता के लिए ख़ास तौर से ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक जरूर रहें। इसका कारण, आप तो हो सकता है कोई नुकसान सहन कर लें, लेकिन आप अगर जागरूक होंगे तो वो विक्रेता मजबूर हो जाएगा कि अपनी क्वालिटी सुधारे, अपना आचरण सुधारे, अपनी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस सुधारे। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता यदि कोई कमी देखता है तो उसको जरूर आगे आना चाहिए। आयोग उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है, ताकि सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता और अच्छा मार्केट मिल सके। तो देवेंद्र जी, आपसे, आपके आने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपसे 1 मिनट का और जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा आयोग हमेशा साथ में है, हमेशा, तो क्या कोई प्रणाली है, क्या कोई प्रोसेस है जिसको लेकर के हम चल सकते हैं, एक आम आदमी? बिल्कुल, आम आदमी अगर कोई गलत होता है उसके साथ किसी सेवा में या वस्तु में, तो उसके लिए आवेदन परिवाद जिसको कहते हैं, वो जिला आयोग के समक्ष पेश कर सकता है। 50 लाख तक का जो क्षेत्राधिकार है वो जिला आयोग को दिया गया है जी। 50 लाख से 2 करोड़ तक का क्षेत्राधिकार राज्य आयोग को दिया गया है। और 2 करोड़ से ऊपर का अगर कोई उसका ट्रांजैक्शन है, आमतौर पे कम होते हैं, वो राष्ट्रीय आयोग को दिया गया है। एक चीज़ और बता दूं, इसके लिए कई बार ये होता है कि हमने तो सामान बॉम्बे से मंगाया है, कैलकाटा से मंगाया है, तो हम कहाँ करें? जहाँ परिवादी है, जहाँ वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जहाँ उसको गलत सामान मिला है, वहाँ भी वो कर सकता है। सभी जगह वो, इन सभी जगह जहाँ विक्रेता रहता है, जहाँ विक्रेता कारोबार करता है, उसका कोई ब्रांच ऑफिस हो और या कोई सामान्य ऑफिस, उसका मेन ऑफिस या कहीं किसी भी तरह की प्रेजेंस हो, डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी तरह की प्रेजेंस हो, वहाँ कर सकता है। या परिवादी जिसके साथ गलत हुआ है वो जहाँ रहता है, जहाँ उसने सामान प्राप्त किया है, उन सब जगह वो परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो अशोक जी, कोई इसका लिंक है या कुछ आप बताना चाहेंगे? कोई वेबसाइट है जिसपे जाकर के इसके बारे में और ज़्यादा हम टर्म्स एंड कंडीशन नियम को देख सकते हैं? भेजने की कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है जी। जिला आयोग की सबकी वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, NIC की वेबसाइट पे उपलब्ध है। उपभोक्ता कमीशन से जैसे ही आप करेंगे तो सारी वेबसाइट आ जाएगी। उस पे आप जहाँ भी आपका जुरिसडिक्शन बनता है, सपोज जयपुर का बनता है, अजमेर का बनता है, तो आप उस जिला आयोग में, नहीं तो राज्य आयोग की वेबसाइट पे आप भेज सकते हैं। हम कंसर्निंग जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। जब वहाँ से नोटिस आता है तब आपको वहाँ अपनी फिजिकल जो समय दिया जाएगा उसमें आपको फिजिकल अपनी कंप्लेंट वहाँ पेश करनी पड़ेगी, अपीयर होना पड़ेगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है, जैसे आपने बताया 50 लाख से 2, 50 लाख तक तो जिला आयोग में होगा। 50 लाख तक का क्षेत्राधिकार जिला आयोग का है। 50 लाख तक का अगर आपने कंसिडरेशन कोई दिया है या डिस्प्यूट 50 लाख तक का है तो वो जिला आयोग में होगा। उससे अधिक का राज्य आयोग में और 2 करोड़ से ऊपर का राष्ट्रीय आयोग होगा। सो देवेंद्र जी, आपसे भी वही सवाल कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी उपभोक्ताओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी क्षमता पहचानें, पूरी बार्गेन पावर के साथ खूब बार्गेन करें, MRP पे वस्तुएं खरीद के ना लाएं और बाजार में बहुत इत्मीनान से परचेजिंग करें। उपयोगी सामान की मेक लिस्ट लेके जाएं। और आपको अगर सस्ता सामान किसी छोटे बाजार में मिल रहा है तो उस बाजार तक भी जाएं, बड़ी मॉल में जाने की जरूरत नहीं है। और उपयोगी सामान खरीदें और बाजार में एनालिसिस करें, पहले उसके व्यूज जाने, उसके रिव्यूज जाने कि वो वास्तव में उच्च गुणवत्ता का है या नहीं है, कितने लोगों ने खरीदा है। ऐसा नहीं है कि कोई हम होड़ में या भेड़ चाल में वो चीज़ खरीद लाएं।
हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपके शहर में उस प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर है या नहीं, इस बात को अच्छी तरह जांच लें, अन्यथा आपका प्रोडक्ट कभी खराब होने पर आपको मुश्किल बढ़ जाएगी, आपका पैसा का मिसयूज हो जाएगा, आप जो जिस उद्देश्य से चला रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और स्पेयर पार्ट्स की भी सुनिश्चितता कर लें कि कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स और सर्विस इंजीनियर है या नहीं। इससे अधिक आपकी जानकारी करने के लिए आप बाजार में कंपटीशन के आधार के ऊपर देखते हुए आप बाजार जाएं और देखें और उच्च से उच्च गुणवत्ता की चीज़ को लाएं और बार्गेन पावर बढ़ाएं। बार्गेन पावर बढ़ाएं। और हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी बताई कि नाक कान आँख तीनों को खोल के आपको जब भी जाना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है, सर्विस लेना है, वो ज़रूर करें। अशोक जी, देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी रोचक जानकारियाँ हमारे साथ में साझा करी। मेरी पूरी उम्मीद है और आशा है कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। जागो ग्राहक जागो, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। आपके अधिकार के लिए ये मंच है, आपके अधिकार के लिए कानून बना हुआ है। उच्चतम न्यायालय से लेकर के चाहे वो कोई भी संशोधन हो, वो आपके लिए है, इसलिए उसके साथ में रहें। और MRP से ज़्यादा किसी को भी नहीं देना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। फिर हम क्या बीच में आएंगे एक और चर्चा के विषय को लेकर के, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।